गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे 1848 का रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़े क्या कि जो लिबरल थे, ठीक, लिबरल्स नेशनल असेंबली बनाए और उन्होंने जो पीजेंट्स और फार्मर्स का सहयोग नहीं किया, जिसके सहारे वो अपना नेशनल असेंबली का गठन किया था। उसके बाद क्या हुआ कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट से वंचित कर दिया। ठीक है, वोटिंग राइट से वंचित कर दिया था, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोग कि मुनार्क के पास वो लोग लेके गए, लेकिन मुनार्क और वहाँ का मिलिट्री जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आज के क्लास में है। अच्छा, उस दिन और क्या हुआ था कि रूल ऑफ कंजर्वेटिव कंटिन्यू। उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, मोनार्की चाहे मिलिट्री जो भी, वो उनके शासन को एबोलिश कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टॉपिक 9 में है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मतलब मेकिंग माने कैसे ये जर्मनी और इटली यूनिफाई हुआ। और इसमें हम देखेंगे पहला है कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। क्या आर्मी किसी देश का आर्किटेक्ट हो सकता है? ठीक है ना, रचनाकार हो सकता है क्या? तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या कि शुरुआती जो सेंटीमेंट था नेशनलिज्म का, तो नेशनलिज्म का शुरुआत में हम लोग देखे थे कि जर्मन जो लिबरल्स थे उनके पास नेशनल सेंटीमेंट वो लोग प्रमोट करते थे। ठीक है ना, तो प्रमोट करते थे शुरुआत में, लेकिन जब उनका नेशनल असेंबली लाए और जब उनको सप्रेस कर दिया गया, तो यही काम जो है वहाँ के जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है ना, मोनार्की या फिर जो दूसरे बड़े लोग एरिस्टोक्रेटिक थे, वो लोग क्या किए, इस जो नेशनलिज्म का जो भावना है वो प्रमोट करना शुरू कर दिए। तो वो प्रमोट क्यों किया भाई? तो पॉलिटिकल डोमिनेंस के चलते, जैसे कि उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रहे। ठीक है, तो अब क्या है कि वहां के जो राजा थे कैजर विलियम फर्स्ट, ठीक है, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तो देखिए सबसे पहले हम देखें वंस जर्मन लिबरल्स 1848 यूनाइट डिफरेंट रीजन बट थे, मतलब जर्मन में जो लिबरल्स थे 1848 में भी डिफरेंट रीजन को एक करके यूनिफाई का काम करने का कोशिश किया था, लेकिन वो फेल हो गया, असफल हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो दबा दिया गया था, वहां के जो राजा थे किंग विलियम फर्स्ट, उसके द्वारा दबा दिया गया था। और फिर उसकी नीति भी ऐसी थी जिससे कि उसको दबना पड़ा। अब क्या है कि वही काम जो प्रूशिया के जो शासक थे, ठीक है ना, जर्मनी तो इंडिविजुअल कोई स्टेट था नहीं अलग, वो तो प्रूशिया के अंडर था। तो प्रूशिया जो है वहां के राजा कौन थे? कैजर विलियम फर्स्ट। वो अब इसकी जिम्मेवारी लिए कि हम अब यूनिफाई करेंगे। तो उसके सहयोग के लिए कौन थे? उसके एक सीएम थे जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क उनका सहायता किए थे और वही उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम लोग नेशनल यूनिफिकेशन का काम करेंगे। तो ऑटो वन बिस्मार्क टेक चार्ज फॉर नेशनल स्टेट, टेक हेल्प फ्रॉम आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी एज ए नेशन। ठीक है ना, अब वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी थे, ठीक है, वहाँ का जो आर्मी था, उन लोगों का सहयोग लेकर के वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि 3 युद्ध हुआ, 3 वॉर्स हुए, और ये युद्ध का समय था 7 साल का। 7 साल में ये 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। और ये 3 युद्ध किससे लड़े गए थे? तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक है, ये 3 कंट्री से हुआ था। ठीक है, तो ये लीडरशिप किसका था इसमें? ऑटो वन बिस्मार्क का। अब है मोनार्क किंग जो थे कैजर विलियम फर्स्ट, ये उसको सहयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई कैसे हम यूनिफाई करें। अब देखिए 1871 जनवरी में यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है, मैंने एक जर्मनी में एक क्या बोलते हैं यूनिफाई हुआ। यूनिफिकेशन में फिर एक सभा हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ सभा? फ्रांस में, फ्रांस के वर्सेली में सभी लोग गए, हॉल ऑफ मिरर्स में सब लोग बैठे, जिसमें कौन कौन बैठे? किंग बैठे, वहाँ के आर्मी बैठे, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी बैठे। ठीक है ना, और घोषणा किया कि अब जर्मनी को यूनिफाई कर दिया गया है। मतलब जो डिफरेंट रीजन्स था, तो डिफरेंट रीजन को एक जगह मिला करके जर्मनी एक स्टेट बन गया। देखिए, लेकिन वहाँ का अब राजा कौन हो गया? वहाँ का घोषणा किया गया, सबको मिलकर के घोषणा किए कि यूनिफाइड जो जर्मन एम्पायर है उसके राजा हो गए किंग विलियम फर्स्ट। ठीक है, अब बोलिएगा किंग विलियम फर्स्ट तो पहले भी राजा थे, लेकिन अब क्या है कि जर्मनी एक बन गया।
ठीक है ना। तो जर्मनी का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ हिस्सा डेनमार्क के पास था, कुछ फ्रांस के पास था, ठीक है। तो ये तीनों को मिला करके, तीनों को जब एक कर लिए तो एक बन गया एक बड़ा स्टेट। नौ स्टेट मॉडर्न प्रिंसिपल को लाया गया, ठीक है ना। अब नया स्टेट जब बन गया तो मॉडर्निटी लाना ही है। तो उसमें मॉडर्न स्टेट में क्या क्या आएगा, वहाँ का जो करेंसी को बदला गया, मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया, जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया, सब चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ऑटोमन बिस्मार्क जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, इंपॉर्टेंट रोल किए थे इसमें। अब है नेक्स्ट है, हम देखते हैं, इसी में हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ द मेकिंग ऑफ जर्मनी पढ़ लिए। अब है नेक्स्ट इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो देखिए ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इटली डिवाइडेड 7 स्टेट, मतलब इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग था, ठीक है। लेकिन वहाँ का इटालियन जो भाषा है वो नहीं था, ठीक है। वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, कोई यूनिफिकेशन का भावना नहीं था, ठीक। तो ओनली सार्डिनिया पिडमोंट रूल्ड, सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट जो एक जगह था उसी में इटली राज्य करता था, मतलब इटली के जो शासक थे वो राज्य करते थे। बाकी जो क्षेत्र था इटली का, जैसे नॉर्थ एरिया था, तो नॉर्थ इटली का जो एरिया था वो था हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत, ठीक है, जो ऑस्ट्रियन थे। फिर है सेंट्रल पार्ट, तो सेंट्रल पार्ट जो था वो पॉप के हिस्से में था। पॉप कौन होता है, जो वहाँ का क्रिश्चियनिटी का जो हेड होता है वो पोप होता है। और जो साउदर्न पार्ट जो था उसके आप फिगर में देखिएगा किताब में, तो वहाँ बुर्बो वंश, बुर्बो किंग थे वहाँ पर जो स्पेन के थे। मतलब लोकल में वहाँ का बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, ठीक है, स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, यूनिफिकेशन नेशनलिज्म का भावना नहीं डेवलप हुआ था। उसके बाद ड्यूरिंग 1830 में गेस्पी मेजिनी भी, आपको याद होगा कि गेस्पी मेजिनी के बारे में हम पढ़ाए थे कि गेस्पी मेजिनी जो थे वो सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किए थे, ठीक है ना, यंग इटली। फिर तो इस तरह का स्थापना किए थे, तो वो चाहते थे यूनिफिकेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो अनसक्सेस हो गए, वो उतना सफल नहीं हो पाए। तो अब क्या है कि ठीक उसी तरह से बट अनसक्सेस इन गोल्स, अपने लक्ष्य में वो यूनिफाई नहीं कर पाए, मैंने गोल तक नहीं पहुंच पाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लिए, विक्टर एमेनुएल टू, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी, ठीक है, वहाँ के उसको आज़ाद कराने में। और सीएम काबूर, काउंट काबूर जिसको बोलते हैं, लेड मूवमेंट्स। अब जो सीएम जो थे वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो काफ़ी डिप्लोमेट थे। तो सीएम जो थे वहाँ के, उसका एक बहुत अच्छा रिलेशन किससे था, फ्रांस से था, गुड रिलेशन विद फ्रांस। तो उसने सबसे पहले फ्रांस के सहयोग से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन के जो हैब्सबर्ग एम्पायर थे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, नॉर्थ पार्ट का जो था, नॉर्थ पार्ट में हम क्या बताए थे, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग एम्पायर शासन करते थे। तो सबसे पहले उनको फ्रांस की मदद से हरा दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है एक गैरीबाल्डी जो है, जो साउथ पार्ट को फ्री किए थे, ठीक है ना। तो साउथ पार्ट को कैसे फ्री किए थे, साउथ पार्ट किसके हिस्से में था, बुर्बो किंग का था, स्पेन के बुर्बो किंग का था। तो उसको अलग किए, तो वहाँ पर वो मदद लिए वहाँ के लोकल लोगों से, लोकल लेबर, मजदूर, किसान, फार्मर, जो भी है पीसेंट्स, उन लोगों का मदद लेके वो सदर्न पार्ट को अलग कर दिए। अब बच गया सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल में था पोप का राज, तो पोप खुद सरेंडर कर दिया, बोला कि अब वो दोनों हाथ से चला गया तो अब इसको भी हम खुद सरेंडर कर देते हैं, अपना इज्जत बच जाएगा। तो वो खुद सरेंडर कर दिए। तो दिस 3 पर्सनैलिटी गिव इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब ये 3 पर्सनैलिटी जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ज़्यादा सहयोग किया, ज़्यादा रोल लिया। तो 3 पर्सनैलिटी कौन थे, तो इसमें थे गेस्पी मेजिनी तो थे ही, गैरीबाल्डी, ठीक है, फिर काउंट काबूर, और एक और थे, पोप तो खैर कर ही दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल जो इटालियन पीपुल थे, स्थानीय लोग वहाँ के, वो काफ़ी इलिटरेट हुआ करते थे, ठीक है ना। तो उन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये जो युद्ध है ये किस लिए हो रहा है। तो उन लोगों को लग रहा था क्या कि इटालिया जो है, इटालिया जो शब्द है वो राजा की पत्नी है, जिसको ऑस्ट्रेलियन जो है वो ये करके रखा है, कब्जा में रखा है। तो वो लोग उसको छुड़ाने के लिए ये उन्होंने साथ दिया था इसका, ठीक है। तो वॉज विक्टर एमेनुएल वाइफ, विक्टर एमेनुएल की पत्नी है। तो इस तरह से इटालियन जो है, इटली जो है वो यूनिफिकेशन का काम हो गया। इसमें 3 पर्सनैलिटी है। अब इसको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से और तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। ये कहानी है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में। ठीक, ओके, थैंक यू।